वेलकम टू द कबड्डी कोच शो। जैसे आपने देखा है कि आपके रूबरू हम उन लोगों को लेके आते हैं, उन महान हस्तियों को लेके आते हैं, उन अंग संग हीरो को लेके आते हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। हर वैल्यूएबल प्लेयर और टॉप प्लेयर और वेल नोन प्लेयर, उसके पीछे कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो कबड्डी है, जैसे आपको पता है गांव की कबड्डी थी, तो तब वो लोग जिन्होंने इसको जिंदा रखा, जब ना तो पैसा था, ना टीवी था, ना कोई और शोहरत थी, लेकिन उन्होंने इस कबड्डी को बरकरार रखा, इस कबड्डी को खेला जी जान से, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की गेम है। आज हमारे साथ जय शेट्टी जी हैं, और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जो एक फैमिली जिसमें मदर फादर बच्चे भी कबड्डी खेलते हैं और सभी को उस स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। ज्यादा कुछ मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आज उस महान हस्ती को आपके रूबरू करने लगा हूं और उनसे सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्या था कि वो सारी फैमिली ही कबड्डी में थी। हमारे साथ है जय शेट्टी जी मुंबई से। जय शेट्टी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये अपनी जो यात्रा है उसके बारे में बोलने के लिए हाँ करी। मैं आपका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। आप अपने बारे में बताइए प्लीज शेट्टी साहब। पहले मैं आपके बारे में धन्यवाद देता हूँ कि आपने याद किया किसी कबड्डी के पुराने खिलाड़ी को। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कबड्डी जब शुरू की तो हमारे घर से भी उसके लिए परमिशन नहीं था, क्योंकि उस वक्त कबड्डी यानी पैर में लगेगा, हाथ लगेगा, ऐसे सब इंजरी हो जाएगी। इस हिसाब से मेरी मम्मी डैडी अलाउ नहीं करते थे। और जब मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया जी, और यूनिवर्सिटी के लिए मैं जब सिलेक्ट हुआ तो डैडी का कंसेंट लेटर लेने के लिए मैं जब गया सिग्नेचर के लिए, तो मेरे डैडी ताजुब हो गए, अरे तू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होने तक कबड्डी कभी खेला? ये मेरी कबड्डी की बैकग्राउंड है। ओह माय ये गॉड। कबड्डी करते करते जब मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त में जैसे आजकल कैंपस इंटरव्यू होता है जी, उस वक्त में इंटर कॉलेजिएट में जो खेलने वाले बच्चे जवान हैं उनको देखने के लिए अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग वहां पे आते थे उनको चुनने के लिए। वाह। उसमें से मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए चुना गया और मैंने 1969 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन की। और आगे मेरी परिवार की बात बताओ तो मेरी वाइफ, उसका पहले का नाम है छाया बांदोड़कर, वो भी बैंक में थी। और हमारी सच बोलो तो हमारी शादी कबड्डी में हुई, कबड्डी के लिए हुई और कबड्डी के साथ में हुई। और तो उसके बाद हमारा बेटा गौरव आप ये शेट्टी। बताइए, पहले जब यूनिवर्सिटी में आप के सेलेक्ट हुए, क्या आप वहां खेले थे बैंकॉक में या नहीं? बैंकॉक में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुझे बुलाया। अच्छा, ओह ओह सॉरी, ओके ओके ठीक है, और सॉरी मैं गलत ले गया उसको। ठीक ठीक। तो बैंक तो ऑफ महाराष्ट्र में मुझे बुलाया जी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे 1969 7 मार्च को मुझे नौकरी दे दी। और नौकरी कबड्डी प्लेयर की हैसियत से दी। और जब मैं पहली नौकरी करना शुरू किया, मेरी लाइफ की पहली और आखिरी नौकरी एक ही था, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बीच में मुझे बुलाने आए थे, एयर इंडिया वाले बुलाने आए थे, स्टेट बैंक वाले बुलाने आए थे, लेकिन मैं सोचा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई है तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खत्म करके चले जाऊंगा। और उस हिसाब से 2001 में मैंने वीआरएस लेके बैंक से बाहर निकल गया आफ्टर 32 इयर्स ऑफ लॉन्ग सर्विस। ये लॉयल्टी है, ये लॉयल्टी है शेट्टी साहब जो आपने दिखाई बैंक के प्रति। क्योंकि दिखाना चाहिए था, जिस वक्त हमको बुला के नौकरी दे दी और थोड़े ज्यादा पगार के लिए मैं दूसरी जगह जाऊं, ये मेरे दिल के लिए जचा नहीं। और आगे मेरी परिवार की बात, मेरी वाइफ वो भी बड़ी प्लेयर थी, सच बोलो तो मेरे से भी बड़ी प्लेयर थी, उसको भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उस वक्त में नौकरी दे दी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलग अलग हम ब्रांच में नौकरी करते थे और इसी में से हमारा प्यार हुआ, कबड्डी के साथ प्यार हुआ और कबड्डी के साथ शादी भी हो गया।
और हमारी शादी 24 नवंबर 1981 को हुआ। अरे बाप रे, सो कबड्डी ने नौकरी दी, कबड्डी ने ही लाइफ दी, लाइफ पार्टनर दिया। लाइफ पार्टनर दिया। उसके बाद आगे की बात मेरे बेटे की। मेरा बेटा मुंबई अंडर 14 के लिए क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ था जी। उसकी तबीयत अच्छी थी, इसलिए वो अच्छा बॉलर था, अच्छा बैट्समैन भी था, यानी ऑलराउंडर था। तो एक दिन कई सिलेक्शन टूर्नामेंट में उन एकदम नाराज हो गया क्रिकेट में और आके बोला पापा मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। जी। तो मैं बोला अरे तुम्हारा डिसीजन है, क्या खेलना है। फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा बेटा कबड्डी अच्छा खेल रहा है तो उसके ऊपर जरा ध्यान दे दो। जी। तो मैं 6 महीने के बाद जब ग्राउंड जाकर देखा तो ये खेल रहा था, लेकिन देहात की कबड्डी खेल रहा था, क्योंकि उसमें पॉलिश्ड गेम नहीं था। ओके। जो ताकत से खेलते हैं ना, वो गेम था। उसके बाद वो अपने आप को डेवलप किया और उसको डेवलप करने में जो दो मेरे साथी है, एक तो मेरे साथ खेले हुए और 1974 में जो इंडिया की टीम पहली बार अब्रॉड गया, बांग्लादेश गया, उस इंडियन टीम के कप्तान शेखर शेट्टी थे। और वो शेखर शेट्टी और स्टेट बैंक के मेरे कोच शिवाजी भांदिगरे, ये दोनों ने मेरे बेटे को ग्रूम किया। वाह। और आपको ये भी बात बताओ, जब वो 2006 में दोहा कतार के 15वें एशियाई खेल के लिए सिलेक्ट हुआ, ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर इन द इंडियन टीम। वाह। 2006 में। उसके पहले 2004 की हिस्ट्री, हम लोग जब वर्ल्ड कप किया था तो मैं गौरव से पूछा तुझे वर्ल्ड कप खेलने का, तो बोला नहीं पापा मुझे नहीं खेलना है, मैं आपसे मुझे पूछूंगा नेशनल, ये बाद मुझे में, नेशनल खेलने दो, ये बाद मुझे में, नेशनल खेल। ये बाद में पूछूंगा। ये पीछे ट्रॉफी पड़ी है आपकी 2004 की, ये पीछे पड़ी हुई मैंने रखी हुई है। ये भी सवाल हाँ मैं आपसे करूंगा। मुझे ये बताइए कि आप सब 6 फुट प्लस हैं, ये सच है? हाँ। क्या बोले? आपकी फैमिली जो 6 फुट प्लस है? हाँ, ये हमारी मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट की देन है। हम जहां से ओरिजिनली आते हैं, जी। मेरे मम्मी डैडी जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कर्नाटक की एक दक्षिण कन्नड़ जिला नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, जी। हम उसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और हमारे परिवार में, गांव में, यानी हमारे मामा हो, मेरे चाचा हो, ये जी। सब 6.25 फीट से भी ज्यादा ऊंचा वाले सब लोग थे। वाह तो ये वाह। हमारे फैमिली के लिए एक देन है वो। जैसे मैंने जिक्र किया शेखर शेट्टी, जो जी। टीम से हम लोग खेलते थे साउथ कैनरा स्पोर्ट्स क्लब, वहां 7 प्लेयर खेलते थे, उसमें से 6 प्लेयर तो हम अबव 6 फीट थे। वाह। ये शेट्टियों के लिए कुछ देन है भगवान की। अरे बाप रे। अच्छा। ओके शेठी साहब, ये बताइए, जब आपने बैंक की नौकरी कर ली, वाइफ ने भी बैंक की नौकरी कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसके बाद आपने कबड्डी के लिए क्या किया? देखो, मैंने जैसे बताया कि 1969 में मैंने बैंक ज्वाइन की। जी। उसके बाद मैं बैंक के लिए खेलता रहा। जी। बैंक खेला, मुंबई खेला, महाराष्ट्र खेला। खेलने के बाद एक दिन 1980 में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के जो साहब थे, उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों का एक मीटिंग बुलाया। जी। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कल के बाद इस टीम का कप्तान भी जया शेट्टी होंगे और टीम के सेक्रेटरी यानी कि टीम मैनेजर भी जया शेट्टी होंगे। मेरे लाइफ में पहली बार किसी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी मुझे दी होगी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर पीडब्ल्यू काले जी ने। उसके बाद मैं खेलता रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा, क्योंकि वो मेरे ब्लड में पैशन है मेरा कि ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सब बातें मैं करते रह गया और इसी से लेकर मैं आगे आगे चला। तो बाद में, इसके बाद जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया तो मेरे खुद की गेम में थोड़ा फर्क पड़ने लगा, क्योंकि रेगुलरली प्रैक्टिस जाने का प्रॉब्लम था। फिर भी मैं खेला। मैं 20 साल बैंक के लिए खेला। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन भी करता था। जैसे आपने जिक्र किया कि 2004 का वर्ल्ड कप, हम लोग जिस टीम से खेलते थे, मैंने बताया कि शेखर शेट्टी और हमारे टीम में रत्नाकर शेट्टी नाम के जो खिलाड़ी थे, हम शेट्टियों में महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र का कप्तान बनने वाले पहले व्यक्ति थे रत्नाकर शेट्टी। तो हमारी टीम का 2004 में
गोल्डन जुबली ईयर था। अच्छा, ये टीम के बारे में मैं 1 मिनट में आपको बताओ। हमारे गांव से जो बच्चे आए, मुंबई आए, ब्रेड एंड बटर ढूंढते ढूंढते, जी कहीं होटल में नौकरी करो, कहीं ऑफिस में नौकरी करो, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑफिस में नौकरी करो, ये करते करते ये जो जवान उस वक्त में थे, तो उनको इकट्ठा करने का काम जो हमारे दो महानुभाव है, एक है सुंदर शेट्टी, दूसरे एक राघु शेट्टी, इन्होंने ये बच्चों को साथ में लाकर इस कबड्डी टीम को बनाया उस वक्त में, 50 साल पहले, 2004 के पहले। तो उसके लिए गोल्डन जुबली करने के टाइम हम तो ऐसे पहले से भी मानते थे कि कबड्डी को ग्लोबल करना चाहिए, कबड्डी इंटरनेशनल होना चाहिए। मैं अशोक जी आपको और एक बात बताओ, कबड्डी के जो बढ़ावा है, कबड्डी के लिए जो कुछ भी है, उसमें हर बात में महाराष्ट्र ही आगे है। महाराष्ट्र का इनिशिएटिव से ही सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चला था, ये आज तक की हिस्ट्री है। तो हम भी महाराष्ट्र, भले हमारे जन्म मैंगलोर में हुआ, कर्नाटक के गांव में हुआ, लेकिन हमारी कर्म भूमि तो महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र है। हम महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र में जो कबड्डी हो गया, 74 में बांग्लादेश का टीम गया, 79 में बांग्लादेश का टीम मुंबई आया और अपने देश भर में टेस्ट मैचेस खेले और काउंटी मैचेस खेले 79 में। उसके बाद ये कबड्डी का जो जर्नी है, ये जर्नी को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया होगा, वो आदरणीय शरद पवार साहब ने किया। एशियन कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई और उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे शरद पवार और उसके सेक्रेटरी थे AK शाह। लेकिन पूरा काम, पूरा हेल्प, पूरा सपोर्ट शरद पवार साहब का ही था। और ये होने के बाद 82 में एशियन गेम में, दिल्ली में जो एशियन गेम हुआ 1982 में, दिल्ली में एशियन गेम हुआ था जी याद है मुझे। उस वक्त कबड्डी को डेमोन्स्ट्रेशन गेम की हैसियत से इंक्लूड किया। ये सब एफर्ट्स थे आदरणीय शरद पवार साहब और शंकर राव साल्वी, बुआ साल्वी नाम से वो फेमस थे। तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन गेम हुआ, फिर भी आगे के किसी गेम में, एशियन गेम में इंक्लूड नहीं। 82 के बाद फिर 86, फिर 90 में इस गेम को एशियन गेम में इंक्लूड किया गया। तो उस वक्त मुंबई में हमने गोल्डन डेज इन कबड्डी बोल के बड़ा सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि हम खुश हो गए कि हमारा गेम को एशियन लेवल पे रिकॉग्नाइज मिल गया। हाँ, तो उस वक्त भी पवार साहब का जो विजन था, उसके पहले के एक बात बताओ, 1981 में शरद पवार साहब अपने कोई प्राइवेट टूर के लिए जापान गए थे जी। तो टोगानो सिटी के एक मेयर, हयानो नाम के मेयर, शरद पवार साहब से मुलाकात हुई उनकी जी। बोलते बोलते पवार साहब का हर बात में कबड्डी आता था। आप ताजुब करोगे, आज हमारे देश के सबसे जीवित पॉलिटिशियन शरद पवार साहब है। Now he is 80 years old and last 54 years he is in legislative field of the politics. Okay. तो जापान में 81 में टोगानो सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन गेम के लिए 2 जेंट्स टीम और 2 लेडीज टीम वहां पे गई और उसका खर्चा करने का जो सवाल था, ये सब पैसे इकट्ठा पवार साहब ने अलग अलग लोगों से करके ये टीम को वहां पे भेज दिया 81 में। तभी शरद पवार जी प्रेसिडेंट थे AKFI के। AKFI के थे और एशियन के भी थे। अच्छा, ओके, दोनों के। हाँ, दोनों के थे जी। और शरद पवार साहब का और एक खासियत बताता हूँ, उस वक्त में हमारे पास स्पोर्ट्स में कोड ऑफ कंडक्ट था जी। कि 2 टर्म के बाद कोई प्रेसिडेंट आगे भरेगा नहीं जी, यानी आगे प्रेसिडेंट नहीं होगा वो आफ्टर 2 टर्म्स। तो उन्होंने अपना टर्म 84 में खत्म किया, खत्म करके वो निकल गए जी। उसके बाद की हिस्ट्री ऐसे है, आगे बनने वाला प्रेसिडेंट 28 साल प्रेसिडेंट था। So Pawar Sahab left the field within 8 years as per the code of conduct of sports. वाह, ये है ऑनेस्टी। ये तो खासियत थी उनकी। वो बोले रूल्स के अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं काम करूंगा, कबड्डी के लिए मैं हर वक्त आपके लिए मदद करूंगा, आपके पीछे रहूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन जो गोवा में नेशनल हुई
उस नेशनल के वक्त वो अपनी पोस्ट छोड़कर चले गए, यानी प्रेसिडेंटशिप से वो निकल गए। तो पवार साहब का और महाराष्ट्र का इस कबड्डी को इंटरनेशनल बनाने में जो योगदान है वो किसी का नहीं है। अभी जो है, वो जो कुछ भी है, वो सब जो बन गया, जो घर बन गया और बंगला बन गया, उसमें आके रहेले लोग हैं। इसमें से बंगला बांधने के लिए किसी ने तकलीफ नहीं उठाई थी। ये हो गया पीछे की स्थिति। ये बताइए कि कबड्डी एशिया में चली गई, लेकिन उसका कभी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो पहला जो वर्ल्ड कप मुंबई में हुआ आपके नेतृत्व में, वो कैसे हुआ? वही तो बता रहा हूँ। साउथ कैनरा स्पोर्ट्स क्लब का गोल्डन जुबली ईयर, हम लोग सारे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, अवार्ड विनर प्लेयर्स, साउथ कैनरा स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स जी। हमने जिंदगी में चाहा कि कबड्डी ग्लोबल होना चाहिए, कबड्डी इंटरनेशनली स्प्रेड आउट होना चाहिए। ये हमारे पास एक पर्पस था, मकसद था। तो इसी हिसाब से मैंने उसके पहले 8 महीने पहले उसका काम शुरू किया। इस गेम को अपन फर्स्ट वर्ल्ड कप करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप करने के पहले बेंगलोर के हमारे जो साथी थे सीताराम, उन्होंने वो ट्राई किया था 3 साल पहले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो फिर 2004 में हमारा जो गोल्डन जुबली था, उस नवंबर महीने में वर्ल्ड कप करने का हमने सोचा। और हमारे AKFA के प्रेसिडेंट जनार्दन सिंह गहलोत के घर हम जब पहुंचे कि ऐसे ऐसा हमको करना है, तो वो बोले कि अरे क्या क्या करोगे आप? बोला हम लोग तो टिकट देंगे, आने वाले को टिकट देंगे बोला, तो एकदम ओपन आउट हो गया वो। तब तक वो ऐसा सोच रहा थी कौन टीम आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए 2004 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद अगर उधर भी, वहीं पे भी पवार साहब का हेल्प, पवार साहब का सपोर्ट इतना था कि उन्होंने उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर जो प्रफुल्ल पटेल थे, उनसे बात की और उनको कहा कि वर्ल्ड कप कबड्डी का हो रहा है, तो आपको एयर फेयर में कंसेशन देना है। तो उस वक्त प्रफुल्ल पटेल साहब ने पवार साहब के कहने से, पवार साहब के सपोर्ट से 50% का कंसेशन हमको एयर फेयर में दिया। आपकी टीम भी आई थी, आपने भी हमको सहयोग दिया। आपने भी कबड्डी के लिए कुछ किताब या कैसेट की रिलीज की थी, मुझे बराबर याद है अभी। बराबर है, कबड्डी की वीडियो रिलीज करी थी जो पहले नहीं थी, हिस्ट्री एंड टेक्निक। अरुण सावंत था, अरुण सावंत जी। उसके पहले की मैं एक बात भूल गया, वो मैं बता रहा हूँ। 84 में हमारे जो जिम्नेजियम थी हिंद माता सेवा मंडल, उनका गोल्डन जुबली था। तो हम पवार साहब के पास उनके अध्यक्ष को लेके गए, तो अध्यक्ष बोले कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट करेंगे। तो पवार साहब बोले, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, जो हमारे अध्यक्ष थे चारी नाम के, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। तो वो बोले कि क्या ऑल इंडिया करना है, अपन इंटरनेशनल करेंगे। उस वक्त में इंडिया से कोचेस को भेजकर वहां के कंट्रीज यहाँ पे आकर, यहाँ पे कबड्डी की इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई थी 1984 में। उसके बाद एशियन गेम में डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। फिर 90 में पहली बार एशियन गेम में खेला। सो 2004 में फिर आता हूं मैं। 2004 में टीम्स कौन खेलेंगे, तो टीम्स कौन खेलेंगे, तो पहला आपका नाम आया, फिर एशियन कंट्रीज, फिर जर्मनी, फिर कनाडा, ये सब टीम हो गए, तो 12 टीम्स हो गए। तो हमने रेस्ट्रिक्शन रखा था कि 12 टीम के ही करेंगे अपन पहली बार, क्योंकि अच्छा दूसरी बात और एक बताता हूँ अशोक जी, उस वक्त हम कॉर्पोरेट को जब अप्रोच करते थे स्पॉन्सरशिप के लिए, हर कॉर्पोरेट यही कहता था कि कबड्डी हमारे लिस्ट में नहीं है, सो वी कांट ऑब्लाइज यू। तो हम वहां से आते थे। उस वक्त में अगर हमको बड़ी मदद किसी ने की होगी तो ONGC, चीफ मिनिस्टर फंड, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज ग्रुप, इन्होंने मिलकर उस वक्त 2004 में इंडियन रुपी 94 लाख रुपीस का खर्चा आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख रुपया दिया। ऐसे वो 2004 की वर्ल्ड कप बनी। और उसके तो आप साक्षी है, आप वहां पे मौजूद थे। जो कुछ भी अरेंजमेंट हमने किया था, जो हमको कबड्डी में कर सकते थे, वो सब करने का प्रयास हमने किया। लेकिन आप जैसे लोगों ने कबड्डी को बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं साउथ कैनरा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार वर्ल्ड कप 2004 में करवाया, और पहली बार
वहां एक बॉडी बनी जिसका नाम रखा गया IKF। हाँ, उसके बारे में बताओ। IKF का नाम बताया। मैं नीचे बैठा था सेकंड यानी ग्राउंड फ्लोर में, तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया। बोला क्या है? मैंने चाहे आपको कुछ पोजीशन दे रहे, आप लेना चाहिए। मैं बोला क्या क्या हो गया? मुझे पर याद है जब ये अशोक दास का नाम का जिक्र मैंने किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई बिल्कुल नॉट ठीक। रिमेम्बरिंग करेक्ट, आपने आपने नॉमिनेट किया था, वाइस आपने प्रेसिडेंट के बोला लिए। था। बिल्कुल हाँ, ठीक। और उन्होंने मुझे CEO बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूसरे किसी गेम में होगा तो करोड़ों रुपए से खेलता है वो, और यहाँ पे ऐसा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन IKF बन गया। लेकिन अशोक जी, ये IKF के रजिस्ट्रेशन मैंने मुंबई में की, कंपनी लॉ के अंडर इस IKF को हमने रजिस्टर की। और जनार्दन सिंह गहलोत और जया शेट्टी, ये दो ही फाउंडर डायरेक्टर उसमें से थे रजिस्ट्रेशन के वक्त मुंबई में। और उसके बाद CEO बनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मैं तो CEO बन गया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कप तो मैंने किया, अभी अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड कप नहीं करूं तो लोग बोलेंगे खाली पोजीशन के लिए तुमने वर्ल्ड कप किया। इसीलिए मेरे दोस्त पनवेल के MLA विवेक पाटिल, इनको लेकर 2007 में सेकेंड वर्ल्ड कप कबड्डी किया, उसमें भी आप थे। तो उस वक्त में 16 टीम्स आई थी उस वक्त, और बहुत सारे टीम्स की हमको इंडिकेशन था, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि 16 टीम होना चाहिए। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इसकी वेबसाइट मैंने कराई, उसका रजिस्ट्रेशन मैंने कराई, उसकी सेकंड टूर्नामेंट मैंने कराई, लेकिन आज के लोग उसको बोलने के लिए शर्माते कि 2 वर्ल्ड कप पहले हुआ था। स्टार स्पोर्ट्स ने जो वर्ल्ड कप किया उसकी जिक्र करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कप। तो मैंने किसी रिपोर्टर से पूछा कि पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे उसका क्या है? अच्छा, उसकी रिकग्निशन अशोक जी मैं और भी बताता हूँ। उसमें जो इंडियन प्लेयर खेले थे जी सेकेंड वर्ल्ड कप में, मेरा बेटा भी था, जी। जो इंडियन प्लेयर खेले थे उनको गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए का अप्रिसिएशन मनी दिया था। इसका मतलब वो रिकग्नाइज टूर्नामेंट था, ऐसा नहीं कि वो अनऑथराइज टूर्नामेंट था। लेकिन इसको चलाने वाले उसको आगे नहीं लेके गए। कबड्डी ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी 2028 की बात कर रहे हैं। 2007 में अगर सेकेंड वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद अगर हम कुछ चाहते थे, हम कुछ ट्राई करते थे, तो कबड्डी किसी वक्त में वर्ल्ड ओलंपिक तक पहुंच जाता था। लेकिन हमारे पास वो विजन नहीं था। हमारे पास विजन एक ही था कि हम मजा करें, हम प्लेजरली रह जाए, हम प्लेजेंटली लोगों से बात करें, शाम की बात करें, दिन की बात करें। लेकिन कबड्डी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और ये कबड्डी ग्लोबली करने के लिए हम लोग ने जो प्रयास किए, हम लोग ने किया कबड्डी के प्यार से किया, कबड्डी के प्रेम से किया। तो इसीलिए आप जानते हैं कि हमको कबड्डी से क्या मिला। हमारी बीवी मिली, हमारे बच्चे मिली। हमको कबड्डी से हमने कभी 1 रुपया नहीं कमाया। कबड्डी से किसी से कोई भी बोल सकता है पूरे वर्ल्ड में कि हमको किसी ने कुछ फेवर किया होगा। ये तो अशोक जी आप भी, क्योंकि आप मेरे साथ दोहा कतार में, आप बाजू बाजू के रूम में रहते थे हम लोग, जी जी। आप तो जानते हैं। ठीक। आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि मैं तो नया था। जब 2004 में आपने मेरी तरफ से वोट डाला, रेकमेंड किया कि वाइस प्रेसिडेंट बना, तो मुझे ये पता नहीं चला कि आप फाउंडर थे। तब हम फाउंडर मेंबर थे, गहलोत साहब प्रेसिडेंट थे, आप CEO थे। तो आप छोड़ क्यों गए? वही बता रहा हूँ, 2007 में सेकेंड वर्ल्ड कप किया जी। 2008 में जनार्दन सिंह गहलोत को देवव्रत चक्र, क्या नाम उसका, चतुर्वेदी नाम का एक टाइपिस्ट, वो भी कैसे गहलोत के घर में आए उसकी भी मैं स्टोरी 1 मिनट में बताऊं। उस वक्त गिरीश भार्गव का डोमिनेशन था गहलोत के घर में भी, कबड्डी में भी, पूरे परिवार में भी। तो गहलोत जी के वाइफ डॉक्टर मृदुल बजोरिया बोलती है, लेकिन वो गहलोत है। उन्होंने ये चतुर्वेदी को टाइपिंग के काम के लिए गहलोत के घर लाया। वो जर्नलिस्ट था, वो पहली बार वहां पे आया और
गहलोत को सिखाने शुरू कर दिया, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो 2008 में एक बार मुझे फोन आया उनका कि अरे वो चतुर्वेदी, बोला कौन चतुर्वेदी? तो जी मैं तो चतुर्वेदी को कभी मिला भी नहीं हूँ, जी चतुर्वेदी से कभी बात भी नहीं किया हूँ। जी तो चतुर्वेदी का नाम बोलते मेरा और गहलोत जी का ऐसा जरा हॉट डिस्कशन हो गया। हम्म, मैं बोला साहब, दो दो वर्ल्ड कप करने टाइम कोई चतुर्वेदी कहाँ था? या अभी आकर आपको कबड्डी क्या सिखाएगा और कबड्डी का ऑर्गेनाइजेशन क्या सिखाएगा? इसी बात में हमारा और उनका हॉट डिस्कशन हो गया। तो हमारा और उनकी दोस्ती टूट गई। तो इसका मतलब ऐसा था, वो हर बात में दूसरों से पैसे की एक्सपेक्टेशन करते थे, जो मैं नहीं कर सकता था। वो मेरी वीक पॉइंट थी, वो मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि हमने जिंदगी में जो मेरे बाप ने मुझे मेरे माँ बाप ने जो जन्म दिया, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि ऐसा कुछ करो। इसलिए उनका 2008 में मैं और उनसे दूर हो गया। ओके। ओ, हॉट। अच्छा ये बताइए अभी शेठी साहब कि अभी जो कबड्डी कहते हैं स्टार की लीग चली, प्रो लीग चली, कबड्डी बढ़ गई है और कबड्डी बहुत पॉपुलर हो गई है। आपको क्या लगता है जब आपके ज़माने में कबड्डी थी, ना कोई पैसा था, ना टीवी था, ना शोहरत थी, अभी के उसके टाइम में क्या फ़र्क दिखते हैं? अभी कभी बढ़ गई है या कम हो गई? मैं एक बता, अगर इस प्रो कबड्डी के जमाने में प्रो कबड्डी के साथ अगर मैं होता, अपन सब होते, तो एक ही हम उसका फॉलोअप करते थे। स्टार मीडिया आज वर्ल्ड में बहुत फेमस मीडिया है। स्टार को बहुत फॉलोअर्स है, स्टार के पास बहुत पैसा भी है। स्टार को लेकर हम इस मूवमेंट को ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते थे। हमारे जमाने में पैसे छोड़ो, हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, फिर भी हम कबड्डी खेलते थे, कबड्डी के लिए खेलते थे, खेल के लिए खेलते थे। जी। अगर 2004 में फिर मैं एक बार पीछे आऊं, तो आखिरी दिन 2004 के 23 नवंबर को पैसे चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने घर के पेपर्स दिए थे किसी को कि मुझे एक 10 लाख रुपया दे दो। अच्छा वर्ल्ड कप जो हुआ ये था उस पहला, वक्त, तब भी? हाँ 2004 में जब पहली कबड्डी हो गई, आप पहली बार जब आए थे, तो उस वक्त में पैसा ठीक है, बाद में मेरे पेपर्स उसने वापस दिया घर का, लेकिन वो ये परिस्थिति थी, दिस वाज द सिचुएशन। लेकिन स्टार को लेकर हम अपने घर भर गए, लेकिन कबड्डी के आगे के जर्नी के लिए कोई बात ही नहीं करता। अगर स्टार को लेकर भी आप जाते थे ओलंपिक तक, तो भी आपको सक्सेस होते थे। क्योंकि 2006 में जब दोहा कतार में कबड्डी चल रहा था, आप भी थे वहां पे, तो वहां पे चारू शर्मा मुझे मिला था। वो मुझे बता रहा था अपन कबड्डी को ग्लैमरस बनाएंगे। हम्म, तो उसके बाद चारू शर्मा का बैकग्राउंड मालूम था मुझे, मेरे क्रिकेट वाले दोस्त बता रहे थे वो क्या है बोल के, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो ये बनने के बाद स्टार स्पोर्ट्स, उनके पैसा, उनका 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट, उनकी गाड़ियां, इसके अलावा कबड्डी वालों ने इंक्लूडिंग जनार्दन सिंह गहलोत, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर वो उसको कॉन्क्रीटली कुछ प्लान बनाते बिल्कुल। और ये कबड्डी को ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते, प्रयास करो। तो स्टार के माध्यम से भी जाने के लिए बहुत एवेन्यू ओपन था अशोक। लेकिन उन्होंने नहीं किया, आज भी नहीं करते हो, आज भी नहीं करते, क्योंकि उनको उनसे कुछ लेन देन नहीं। उनके साथ में रहने वाले मुझे एक दिन बता रहे थे, अरे जया, इंडिया टीम सिलेक्ट हो रहा है ना, वो उनको सबसे खुशी की बात है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 12 प्लेयर तक भी उनको पैसा मिलता था। जी। अब ये सब लोगों ने केस में भी प्रूव किया है, कोर्ट में भी प्रूव किया है, और वो डिबार में भी उनको प्रूव किया है, ये सब है। तो उनको कबड्डी ओलंपिक में जाना, इससे कोई बड़ी बात नहीं। अभी एशियन में क्यों, अभी पिछले एशियन में हम हार गए ईरान के साथ, उसके पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमारा नाम क्यों बढ़ा था? क्योंकि हम हर बार गोल्ड मेडल लाते थे। बिल्कुल ठीक। पिछले बार वो ग्राफ नीचे आ गया, अभी उनकी प्रॉब्लम हो गई, जी। दिक्कत हो गई। तो फिर भी ये कबड्डी चलाने के लिए वो क्यों तरस रहे, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि आईकेएफ के अकाउंट में आप ट्रेजरर थे, आप कई एक टर्म 2 टर्म में आप ट्रेजरर थे, पैसे आ गए, पैसे आ गया तो बात खत्म हो गया।
कबड्डी किसी को लेना नहीं है, ओलंपिक में जाए या बाढ़ में जाए, उनको कुछ लेन देन नहीं है। ये मेरी राय है। जब मैं कबड्डी से बाहर हो गया तो मैं यही बता रहा था कि मुझे कबड्डी से पैसा नहीं लेना है, तो मैं पैसे नहीं ले सकता, और मेरे साथ में रहेगा वो पैसा लेगा तो मैं उसके साथ में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूर हो गया। इसलिए हम अलग हो गए, इसलिए मैं भी दूर हो गया। हाँ, लेकिन अशोक इसके बाद भी हो सकता था, लेकिन क्या है, आजकल हमारे में ये ईगो क्लैश, पर्सनालिटी प्रॉब्लम, इसमें से हम अच्छा है कि हम दूर रह गए। जब बुलाएंगे जब जाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर कोई रिस्पेक्ट से बुलाता है तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये और बताइए, कबड्डी में जाएंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं तो बैठ सकते ना, कर हम सकते, ये कबड्डी में बताइए जाएंगे तो लास्ट कुछ ना में, कुछ करते रहेंगे। आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने कबड्डी को बहुत कुछ दिया, वर्ल्ड कप दिया, सेकंड वर्ल्ड कप दिया, बहुत काम किए। आप पहले सीईओ थे आईकेएफ के, आप फाउंडर मेंबर थे पहले आईकेएफ के। अभी आप बताओ कि इसको सब ठीक करने के लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए? देखो, अभी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। आईकेएफ का मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। वहां पे क्लॉज ऐसा है कि जो फाउंडर डायरेक्टर होंगे वो लाइफ टाइम तक एडवाइजर होंगे। ओके। तो मैं, मेरे कई दोस्तों ने बताया कि एक केस फाइल करेंगे, तो मैं पहले बात ऐसा बोला कि क्या करना है मुझे, अभी मुझे तो एडवाइजर बन के भी क्या करना है। लेकिन ऐसा है कि उन लोगों को वहां से हटाने के लिए एक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आकि ये कबड्डी आगे जाएगी। नहीं तो ये कबड्डी एशियन लेवल पे रहेगी, इंडिया टीम जाएगी, एक बार जीतेगी एक बार हारेगी। वर्ल्ड कप स्टार स्पोर्ट्स वाले करेंगे तो करेंगे। और एक उसके बीच में की और एक बात बताता हूँ अशोक जी। जी हमारे भिवंडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कपिल पाटिल नाम के, जी उन्होंने मुझे बुलावा भेजा कि मुझे कुछ काम है आप आ जाओ, तो मैं गया। तो उन्होंने बताया कि मुझे वर्ल्ड कप कबड्डी करना है, जी तो उनको कल्याण में करना था। तो उनको सब प्लान बना के दिया, और उन्होंने लेटर लिखा जनार्दन सिंह गहलोत को और वो एसोसिएशंस को। तो उन्होंने फोन में रिप्लाई क्या दिया मालूम है क्या अशोक जी? जी। नहीं नहीं, वर्ल्ड कप तो हम लोग एसोसिएशन ही कर रहे हैं, हम किसी को अलाउड नहीं करेंगे। यानी फिर भी कबड्डी के लिए हम लोग कर रहे हैं, यानी स्टार स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तुम लोग ने क्या किया एसोसिएशन के लिए? कुछ नहीं किया। आज राजस्थान से कोई भी प्लेयर खेला होगा, वो राजस्थान का कोई नहीं था उसमें, वो कहीं से पकड़ के आते थे, क्योंकि उनको इंडिया सिलेक्शन चाहिए था। अगर राजस्थान से खेलेगा तो इंडिया सिलेक्ट होगा, इंडिया सिलेक्ट होगा तो उसको पैसा मिलेगा। हरियाणा में करोड़ करोड़ रुपया प्लेयर्स को देते, हमको खुशी है, प्लेयर्स को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जमाने में नहीं मिलता था। लेकिन उसमें से भी आप अगर खींच के लेके जाओगे तो कैसा ये कबड्डी आगे बढ़ेगा। ओलंपिक की हम ड्रीम देखते, ओलंपिक में जाना चाहिए, हम जिंदा है जब तक तो ये ओलंपिक में पहुंचना चाहिए। अभी बीच में एक बार शरद पवार साहब से ऐसे ही बात हुआ, तो बोले कि जरा ये पॉलिटिक्स का जरा, उसमें ये कोरोना शुरू हुआ, नहीं तो हमारे वो आगे बात बढ़ने वाली थी। तो उनको ये दृष्टि वाले शरद पवार साहब ही है, बाकी ये जनार्दन सिंह गहलोत की बस की बात नहीं है, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी पता नहीं मुझे, अभी तो मैं उनका अफेयर भी नहीं देखता हूँ। अभी स्टार स्पोर्ट्स जब तक जिंदा है, जब तक वो भी है, नहीं तो वो मर जाएंगे तो ये भी मर जाएंगे। तो इसका मतलब कबड्डी इंडिया में है तो स्टार के दम पे है, वरना उसमें कुछ दम नहीं है। हाँ, मैं उसी बात में आ रहा हूँ। ये प्रो कबड्डी के बाद कबड्डी में माहौल ऐसा बन गया, प्लेयर्स, पहले हमारे जमाने में ऐसा था कि पहले आप स्कूल नेशनल खेलते हो, जी उसके बाद यूनिवर्सिटी खेलते हो, जी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में खेलते हो, जी डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते हो स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जी और स्टेट में खेलते हो तो आपको स्टेट के लिए सिलेक्शन होता है, आप महाराष्ट्र के प्लेयर बन जाते हो। आजकल किसी प्लेयर को ये सब प्लेयर से कोई लेन देन नहीं, उसको प्रो कबड्डी में मुझे पैसा कितना मिलेगा, प्रो कबड्डी में जो कोचेस है उनको मैं अगर परसेंटेज भी दे दूं तो उनके बाद मुझे क्या बचेगा, वो हिसाब से आजकल कबड्डी प्लेयर खेलते हैं। ओहो। ये बहुत बुरी बात है कबड्डी के लिए। आजकल देखो, नेशनल में पहली बात ऐसा था, नेशनल हो एक माहौल ही अलग बनता था, मुझे नेशनल में जाना है, और नेशनल में भी ऐसा माहौल था कि जी मैचेस ऐसे होते थे, बाप रे बाप रे। लेकिन आजकल वो सब खत्म हो गया, सब प्रो कबड्डी।
और कोई भी आदमी प्रो कबड्डी में जो सर्कस करता है वो एक्चुअली सर्कस ही है, वो कबड्डी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो नेशनल में जो खेलता था उस जमाने में जी ऐसे 5%, 10%, 15% ही खेलता है, जी। बाकी सब सर्कस ही है वो। ओहो। 30 मिनट का कैंट का रूल है कबड्डी में। कैंट ये हम कबड्डी की आत्मा है, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले से बोलते थे। तो अब ये आत्मा किधर गया? आत्मा खत्म हो गया। आत्मा खत्म हो गया। हाँ, कबड्डी हम लोग, अशोक जी एक बात सुनो, आप अभी यूके में है, आप इंडिया आकर भी पंजाब में टूर्नामेंट करते थे, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा कोई गेम नहीं वो कैंट के साथ खेला जाता है। कोई नहीं। कोई भी गेम नो। कबड्डी 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 बोल के खेलना पड़ता है ना। इसके इतना गेम कौन सा गेम है? अच्छा 40 मिनट में रिजल्ट ओरिएंटेड है। और इस गेम को अगर हम ओलंपिक में नहीं पहुंचेंगे, सेपक टकराव जाता है और कोई गेम जाता है, तो हमारा गेम क्यों नहीं जाता है? इसका कारण हमारे पदाधिकारी इस बारे में कोई सोचते नहीं और उनकी दृष्टि नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये आपने जो कहा चांट का, चांट करते हैं, किसी ने मेरे को बोला यार कबड्डी में चांट क्यों करते हैं, तो कबड्डी में तो कोई इक्विपमेंट नहीं है खेलने के लिए। मैंने कहा फुटबॉल में क्या है, बोले फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के साथ खेलते हैं। हॉकी में क्या है, हॉकी है, हॉकी के साथ खेलते हैं। क्रिकेट में क्या है, बैट है। तो मैंने कहा हमारी कबड्डी में चैंट ही बराबर। इक्विपमेंट है, हाँ। चैंट ही इक्विपमेंट है। अगर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलेंगे तो कबड्डी खत्म, गेम है ही नहीं। अशोक जी नेशनल्स में मुंबई में भी थोड़ा कबड्डी कैंट के बारे में थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेशन करते थे, कबड्डी कबड्डी ऐसा कुछ करके करते थे। अगर वो प्लेयर नेशनल गया, नेशनल में जो रेफरीशिप होता था जी तो उसको क्लियर कट कबड्डी 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 ही बोलना पड़ता था। ऐसे कई हमारे खिलाड़ी थे, जी। उनका कबड्डी ग्राउंड के बाहर भी सुनता था। वाह। लेकिन आज आज 30 सेकंड का जो कबड्डी का लिमिट बनाए, ये कबड्डी बेसिक गेम से आपने कमर्शियल बनाया, स्टार के हिसाब से कमर्शियल बनाया, स्टार को जो चाहिए था वो बनाया। अभी 3 जो प्लेयर्स है, 3 के बाद क्या बोलते हैं उसको, 3 प्लेयर हो तो सुपर सुपर कैच। और सुपर कैच। हाँ सुपर कैच वो नहीं था, लेकिन सुपर रेड पहले भी था। तीसरे रेड में पॉइंट लाना ही चाहिए, क्योंकि मैं AKFI का रूल्स कमेटी का कन्वीनर था। ये जी जो अभी जो रूल्स बने उसमें सारे मेजोरिटी ऑफ रूल्स हमारे जमाने में बना था। चंदा हुसैनी नाम के एक बुजुर्ग थे, जी। चंदा हुसैनी, हम लोग वारंगल में 4 दिन इसके लिए बैठे थे और 4 दिन में रूल्स का मॉडिफिकेशन किए थे हम लोग। तो इसलिए रूल्स बना और स्टार के लिए कमर्शियली कुछ भी चेंजेस किया, वो गेम के हिसाब से नहीं किया। मैं जैसे जब एक वर्ड यूज किया हूँ, ये प्रो कबड्डी अभी सर्कस हो गया, ग्लैमर्स। वो कबड्डी नहीं हो गया, वो सर्कस है। समझिए। प्लेयर ऑडियंस। लोगों को पैसा मिलता है उसकी हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे प्लेयर सब मिडिल क्लास के हैं, कोई भी उसमें सब आदमी बड़ा आदमी नहीं है, तो उनको लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मिलता है। हमको तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वही प्लेयर्स बाहर आकर कबड्डी जो हम मट्टी में खेलते थे उसको खेलने के लिए तैयार नहीं है। और आजकल ये मैट की कबड्डी। अच्छा आपका और एक बात सुनाओ, 2004 में जब वर्ल्ड कप में पहली बार मैंने मैट इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे पर पेपर में 4-4, 8-8 कॉलम का क्रिटिसिज्म आया था जी। कि मट्टी की कबड्डी जय शेट्टी ने मैट पे लेके गया। जैसे इंडिया में रेसलिंग में पहले मट्टी में रेसलिंग करते थे, जी फिर वो मैट पे आ गए तो हम लोग हारना शुरू कर दिए, ईरान वाले जीतना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में भी मेरे को बहुत क्रिटिसाइज सुनना पड़ा था, ये मैट वाली कबड्डी। और आज मैट वाले धंधा करते, जिनके पास मैट है वो 15,000 20,000 रुपए लेके धंधा करता है। अच्छा वाह। हाँ, इसलिए कबड्डी कमर्शियल हो गया, लेकिन कबड्डी खराब हो गया। कमर्शियल हो गया तो आई कैन अंडरस्टैंड, होना चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए। हम लोग थोड़े प्रोफेशनल नहीं थे, हम लोग थोड़े ह्यूमैनिटी थे, इसको भी ले चलो उसको भी ले चलो, साथ में ले चलो। आजकल ऐसा नहीं है, रेफरी बनने के लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसको।
सो सारा पैसा पैसे की गेम होगी। अच्छा, ये ऐसे ही एक चलता बात है। आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला था जो महाराष्ट्र कबड्डी की बैकबोन है, और हाँ, ये सच है कि जो ओलंपिक 1936 में बर्लिन में जो एक कबड्डी की जो डेमोस्ट्रेशन के लिए टीम गए थे, वो बॉम्बे से थे? उसका नाम था दत्ता मालप। और दत्ता मालप की कैंट ग्राउंड में दत्ता मालप ने अगर कबड्डी 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 शुरू किया, हम्म। वो कबड्डी बाहर सुनता था। ओहो। तो 36 में वो बेचारे को ब्लेजर पहनना भी नहीं आता था, क्योंकि जी 36 का हमारा भी जन्म नहीं है। जी हमारा जन्म तो 48 का है। जी। लेकिन दत्ता मालप बर्लिन ओलंपिक्स में 1936 में गए थे इंडिया के प्रतिनिधि के नाम से। और 90 में जब वर्ल्ड कप हुआ, अपना एशियन गेम हुआ, जी उस वक्त में भी महाराष्ट्र से 4 रिप्रेजेंटेटिव गए थे टू ऑब्जर्व द एशियन गेम्स। यानी महाराष्ट्र की देन इसके बारे में बहुत कुछ है। यानी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम नेपाल भूटान टीम भेजी थी, लेडीज टीम, जी। और वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स खेले थे नेपाल भूटान में। तो ये महाराष्ट्र की जो देन है। अभी क्या हो गया, हर बात को, सालवी साहब की डेथ हो गई, पवार साहब सेंट्रल में मिनिस्टर हो गए, फिर वो उनकी एज हो गई तो वो छोड़ गए। हर बात में महाराष्ट्र के जो अभी जो पदाधिकारी है, वो अभी इसमें कोई ऐसा डैशिंग वाला कोई बचा नहीं। उस वक्त में अशोक जी नेशनल के ग्राउंड में हर जगह महाराष्ट्र का आदमी दिखता था। रेफरी बोर्ड का कन्वीनर दिखता था, सेक्रेटरी दिखता था, ये हर एक जगह में था। लेकिन आज महाराष्ट्र की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है जो पहले थी, क्योंकि पदाधिकारी फिर कमर्शियल फिर प्रोफेशनल इसमें जुड़ गए सब। जय जी, बहुत अच्छा लगा। बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो फिर अशोक, मेरे पास एक और बात करने के लिए एक 4 दिन क्या 5 दिन भी बात कर सकता हूँ, इतना मटेरियल है मेरे पास। और ये खत्म भी नहीं होगा, और मुझे पता है ये खत्म भी नहीं होगा। और मैं चाहता नहीं हूँ नहीं। कि लोगों को आपकी जो नॉलेज है, जो महाराष्ट्र की कबड्डी की देन है, लोगों को बताया जाए अलग अलग एपिसोड में। आज जो आपने टाइम दिया, आपने बताया, जय जी, मैं सोचता हूँ कि वो लोग, जो वो बच्चे जो नए आए हैं, उन लोगों को पीछे का नहीं पता। इस एपिसोड को देख के सुन के उनको पता चलेगा कि कबड्डी के पीछे एक्चुअली क्या हिस्ट्री है, कबड्डी की क्या मेरा ये कि बैकग्राउंड। आपसे रिक्वेस्ट है अशोक, बिफोर एंडिंग, कि यूके की कबड्डी आप जो दिलो जान से करते हैं, पैसा खर्चा करके करते हैं, कैपेसिटी नहीं होने पर भी करते हैं, उसको ऐसे ही आगे रखो। आपको भगवान आपके पीछे रहेगा, गॉड विल ब्लेस यू। लेकिन ये यूके की कबड्डी जिंदा रखना, आपका आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट चाहिए। वो हमारे 100% है। वी आर विथ यू। आप और अरुण सावंत जो अभी नहीं है, आप हाँ, ही मेरे, क्या बोलते हैं, एक लक्ष्य होता है, एक क्या मोटो होता है, आप ही हैं। अगर वो इनविटेशन नहीं देते, आप इनविटेशन नहीं भेजते, तो इंग्लैंड की टीम नहीं बनती, इंग्लैंड की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती। आप मेरे लिए वहां खड़े नहीं होते तो शायद मैं IKF में भी नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करता है उसको ओपनिंग देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन एक कोई बार कोई पवार कोई साहब ने कोई बताया होता था है। कि अरे जो है ये महाराष्ट्र की जिम्मेदारी तू ले ले। मैं बोला साहब उन लोग सब है तो हम किसी के इसमें खेमे में नहीं जाना चाहते ना हम लोग। जी जी क्योंकि बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं सेक्रेटरी था, जी जो इंडिया में सभी बैंकों का एक स्पोर्ट्स बोर्ड था। जी और वो मेरे ही जो प्लेयर है, होन्नप्पा, BC रमेश, जो अर्जुन अवार्डी है, जी वो मेरे ही प्लेयर है बैंक्स की। जी। ओके, वेरी नाइस। तो तो आपकी, आपको, आपके कितनी देन है ये, मतलब इतने इतने बड़े स्टार भी पैदा किए, खुद स्टार बने और आगे स्टार भी पैदा किए। नहीं नहीं नहीं, सलाम पहले आप। हम उसके पीछे खड़े रहे। ये सबका नहीं है ना, लोग करते नहीं है लेकिन आगे आते हैं। आप करते हो लेकिन आप पीछे रहते हैं। नहीं नहीं, ठीक है अशोक, आप तो रिकॉग्नाइज करते, दैट्स गुड ना। रूट है आपको, आपके, आपको परिवार को, वाइफ को, सभी को ऑनेस्टली। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया है।
और आशा करता हूं कि आगे भी अगले एपिसोड में मुझे टाइम दोगे, बहुत सी बातें करेंगे, लोगों को ओके कबड्डी के बारे में बताएं, कबड्डी कैसे खेलना। सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। गॉड ब्लेस। नमस्कार। तो ये थे जय शेट्टी जी मुंबई से, जो खुद खेले हैं, उनकी वाइफ कबड्डी खेलती थी, उनके बच्चे कबड्डी खेले हैं, और मेन बात थी ये तीनों ही नेशनल अवार्ड हैं। और मेरा ख्याल इंडिया में और एशिया में एक ही ये फैमिली है जो स्टेट अवार्डी है, बाप बेटा वाइफ। तो आपने सुना है उनकी ज़बानी, जो IKF की बुनियाद रखी गई थी, जिसको इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन कहते हैं, मुंबई में 2004 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड कप में। और ये जय शेट्टी जी उसके डायरेक्टर और CEO थे, पहले फाउंडर मेंबर, और दास अशोक, मुझे वहाँ का IKF का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये आपने सुना है कि कबड्डी के 2 वर्ल्ड कप स्टार से पहले हो चुके हैं। सो जो 2060 में वर्ल्ड कप था, वो 3rd वर्ल्ड कप था कबड्डी का। सो इसमें अगर बात करते हुए हम दोनों से कोई किसी के भी शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ आगे पीछे कहा गया हो तो माफ़ी चाहते हैं। तो आप देखते रहिए और इसको लाइक करिए। मैं चाहता हूँ उन जो महान हस्तियाँ जिनका इन्होंने जिक्र किया है, उनको लेके आऊँ कि आप उनकी ज़बानी जान सकें कि उन लोगों को कितनी तकलीफ़ें आई, कितनी मुश्किलें आई कबड्डी को जिंदा रखने के लिए। हम बात कर रहे थे 2004 की, तो ये पीछे मेरे पड़ा है कप, ये तब की है जब 2004 का वर्ल्ड कप हुआ था पहला मुंबई में, तो ये मुझे वहाँ सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप देखते रहिए कबड्डी को। सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए। कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता या आप कुछ अच्छा और देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।